दिल्ली का फिरोजशाह कोटला मैदान क्रिकेट के कई अहम मैचों का गवाह रहा है। इस मैदान ने जीत और हार का एक लंबा इतिहास देखा है, लेकिन इन दिनों इस मैदान को लेकर एक ऐसी जंग छिड़ गई है जिसकी वजह से राजनीति के मैदान के दो दिग्गजों की साख दांव पर लग गई है। DDCA यानी दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को लेकर छिड़े ताजा विवाद के केंद्र में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली हैं, तो वहीं उन पर निशाना साध रहे हैं उन्हीं की पार्टी बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद। आज मेरा ये गुनाह हो गया कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ा। यह मुझे समझ नहीं आया कि इस प्रकार से क्यों किया गया। केंद्र सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले वित्त मंत्री जेटली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता है, और यही वजह भी है कि उन पर लगे आरोपों की आड़ में विरोधी दल भी प्रधानमंत्री मोदी पर भी प्रहार कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब उनके एमपी कह रहे हैं कि किसी ने खाया है और उसको सस्पेंड कर दिया, तो आप ही बताइए मुझे। व्यक्ति विशेष में आज हम करेंगे दिल्ली के कोटला विवाद का पोस्टमार्टम और आपको दिखाएंगे क्यों अरुण जेटली पर विरोधी ही नहीं बल्कि उनके अपने ही कर रहे हैं वार पर वार। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे अरुण जेटली ने बीजेपी की राजनीति में तेजी से चढ़ी कामयाबी की सीढ़ियां और कैसे वो बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास। 114 करोड़ रुपए में 42,000 की क्षमता का एक स्टेडियम बना। जब ये पार्टी पावर में थी तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का रेनोवेशन 900 करोड़ रुपए में किया। जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो 14,000 की कैपेसिटी के नेशनल स्टेडियम ध्यानचंद स्टेडियम का रेनोवेशन 600 करोड़ रुपए में किया। यहां ब्रांड न्यू स्टेडियम 114 करोड़ रुपए में बच गया और उसको ये अपने आप में गलत मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के दो बड़े नेताओं अरुण जेटली और कीर्ति आजाद के बीच इन दिनों ठनी हुई है और दोनों के बीच वार और पलटवार का सिलसिला भी जारी है। दरअसल भाजपा सांसद एवं पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ DDCA यानी दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर एक अभियान चलाया था। आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेटली का नाम लिए बिना उन पर परोक्ष रूप से कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, और जिस पर कार्रवाई करते हुए बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने जब कीर्ति आजाद को पार्टी से निलंबित कर दिया तो बीजेपी के अंदर मचा यह घमासान सड़कों पर उतर आया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, नहीं न्यू। चाहते कि अब मोदी जी इसमें इंटरवीन करें? और अवश्य करना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल को इंटरवीन करना चाहिए। मुझे बताइए तो सही मेरा गुनाह क्या है। बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद का कहना है कि DDCA कभी पार्टी का माध्यम नहीं था। DDCA को लेकर सवाल उठाने पर क्या अनुशासनहीनता की, तब तो BCCI भी पार्टी का मामला हो। IPL पर भी कितने सवाल उठाए हैं, तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। DDCA में मैंने पर्सनल लेवल पर मामला उठाया था। अगर सच बोलना जुर्म है तो मैं ये जुर्म करता रहूंगा। बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद जहां पार्टी से अपने निलंबन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं विरोधी दल भी उनके बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर दम है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं,
तो वो भी अपना दम दिखाएं और सबसे पहले इनको अपने कैबिनेट के बाहर का रास्ता दिखाएं, तो जनता समझेगी कि उनके अंदर भी दम है। जैसा आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया वैसे ये भी करके दिखाएं। कीर्ति आजाद आखिर क्यों अरुण जेटली को निशाने पर ले रहे हैं, इस बात की गहराई से पड़ताल भी हम करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कौन है कीर्ति आजाद और क्या है ये DDCA का पूरा विवाद। कीर्ति आजाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद के बेटे हैं और 1983 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य भी रहे हैं। कीर्ति आजाद ने 1993 में पहली बार दिल्ली की गोल मार्केट विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर बीजेपी विधायक के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्हें दिल्ली छोड़कर बिहार के अपने गृह जिले दरभंगा से भी चुनाव लड़ना पड़ा था और वो दरभंगा से तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। लेकिन बुधवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया और नोटिस जारी कर पार्टी ने उनसे 15 दिनों में सफाई पेश करने को भी कहा है। दरअसल कीर्ति आजाद ने पिछले रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन में 14 फर्जी कंपनियों के जरिए घोटाला किया गया है। उन्होंने DDCA घोटाले की CBI जांच की मांग भी की है। दरअसल 1999 से लेकर 2013 तक अरुण जेटली ही DDCA के अध्यक्ष रहे हैं। यही वजह है कि कीर्ति आजाद संसद के अंदर भी केंद्रीय मंत्री जेटली का नाम लिए बिना उन पर निशाना साध चुके हैं। 114 करोड़ रुपए में 42,000 की क्षमता का एक स्टेडियम बना और उसको ये अपने आप में गलत मानते हैं। किसी SFIO ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खर्चा गलत हुआ। SFIO ने इस पूरे खर्चे को स्वीकार किया और इस विषय पर कोई फाइटिंग नहीं दी। ये सारा आरोप बेबुनियाद है। मैं माननीय सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि SFIO ने जो किया था वह एक सिविल था। अभी हमारी सरकार पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रही है और यदि न लड़ रही होती तो हमारी सरकार ने 23 अक्टूबर को CBI का नोटिस DDCA को 2008 से लेकर 2013 तक न दिया होता, जिसमें जितनी भी गड़बड़ियां और क्रिमिनल है वो सारे मामले सामने आएंगे, जिसमें IPL और इन बॉक्सेस का भी मामला है। और उस समय अध्यक्ष 2008 से 2013 तक में तो सामने आ ही जाएगा मामला। जेटली पर क्या है आरोप? कीर्ति आजाद और केजरीवाल के मुताबिक जब अरुण जेटली DDCA यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तो उसमें घोटाला हुआ था। आरोप है कि स्टेडियम निर्माण में 57 करोड़ के ठेके फर्जी कंपनियों को दिए गए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जेटली के प्रेसिडेंट रहने के दौरान DDCA ने 24 करोड़ की लागत वाला स्टेडियम 114 करोड़ रुपए में बनवाया। 90 करोड़ रुपए कहां खर्च कर दिए? DDCA में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोमवार को पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के नेतृत्व में जांच आयोग भी बना दिया है, जिसके बाद ये सवाल भी उठे कि केजरीवाल को ये जांच कराने का अधिकार है या नहीं। विधानसभा ने निर्णय लिया है कि DDCA के पूरे स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जाएगा। तो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी कल परसों तक बन जाएगा और मैं अपील करता हूं सभी लोगों से जो भी अफेक्टेड हैं और जिनको भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बुलाएगा वो सब इसके साथ सहयोग करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जेटली जी LG साहब को फोन करके उसको नल एंड वॉइड नहीं कराएंगे और उसमें सहयोग करेंगे। अब आगे DDCA विवाद की गहराई में उतरने से पहले ये भी जान लीजिए कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल 15 दिसंबर को CBI ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारा था। CBI को शिकायत मिली थी कि बीते 5 साल से राजेंद्र कुमार जहां भी रहे प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाते रहे। CBI ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उनके भ्रष्टाचार के मामले में फंसने के बाद से ही केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अरुण जेटली को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने
डीडीसीए में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पर हुए खर्च का सवाल भी उठाया, जिसका अरुण जेटली ने भी जवाब दिया। भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो केवल एक चारा है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित कर दें, और यही कारण है कि शायद मेरा नाम बार बार वो लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने आरोपों का आधार पहले से की गई 3 जांचों को बनाया है। इनमें से पहली डीडीसीए की अंतरिम जांच है, दूसरी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए पैनल की जांच है, और तीसरी कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की रिपोर्ट है। लेकिन अपने ऊपर लगे इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा कि 2013 से ही मैं क्रिकेट प्रशासन से अलग हो चुका हूं। संसद के एक सदस्य ने कई सरकारी संस्थाओं को दिल्ली क्रिकेट मामलों पर लिखा। यूपीए सरकार ने इस शिकायत को एसएफआईओ को भेज दिया, जिसने पूरे मामले की जांच की और 21 मार्च 2013 को इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि इस तरह से ये एक छोटा सा मामला है, क्योंकि इसमें बस कुछ अनियमितताएं ही मिली जो तकनीकी उल्लंघन की हैं। कोई भी फ्रॉड नहीं मिला, जैसा कि दावा किया जा रहा था। एसएफआईओ ने यूपीए सरकार के शासन के वक्त इस मामले की जांच की, उसे मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। जो तकनीकी खामियां थीं भी वो समाधान कर लेने वाली थी। मेरे ऊपर आज तक कोई निजी आरोप नहीं लगा है और न ही मैंने कभी किसी तरह के खंडन की जरूरत को महसूस किया। डीडीसीए को लेकर कई आरोप हैं, जिसमें स्टेडियम के निर्माण खर्च में बढ़ोतरी का भी एक मामला है। जब काम बढ़ता है, खर्च भी उससे जुड़ा होता है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी ईपीआईएल 42,000 की क्षमता वाले ब्रांड न्यू स्टेडियम बनाती है और इसके लिए 114 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसी वक्त यूपीए सरकार 2 स्टेडियम को नए सिरे से बनाती है। इसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और ध्यानचंद स्टेडियम का निर्माण 600 करोड़ रुपए में होता है। मुझे खुद पर लगाए गए अप्रमाणित आरोपों का जवाब देने की जरूरत महसूस हुई, इसलिए मैंने ये लिखा। मैंने क्रिकेट प्रशासन 2013 में छोड़ दिया था। 2014 और 2015 के फैक्ट्स का उल्लेख कर वो यानी केजरीवाल मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि कुछ टेक्निकल वायलेशंस हैं प्रोसीजर्स की, कि कोई नोटिस ठीक नहीं था या कोई फाइल ठीक नहीं थी। कोई सब्सटेंटिव वायलेशन नहीं है और वो सारी कंपाउंडेबल थी, और उन लोगों द्वारा जिनसे वो शायद कमी रही होगी, और मेरे संबंध में लिखा कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है। अरुण जेटली की सफाई के बाद भी आम आदमी पार्टी इस मामले पर जेटली को घेरने में लगी रही। गौरतलब ये है कि इसके बाद डीडीसीए के कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग बढ़ती चली गई। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के भ्रष्टाचार का मामला पीछे छूटता चला गया और इन आरोप प्रत्यारोप के बीच विरोधी दल ही नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद ने भी जेटली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन कंपनियों के अलावा कई ऐसे बड़े अमाउंट्स के बिल हैं जो सादे कागजों पर सीधे तौर पर कैश में दिए गए हैं। इन तमाम बिलों को कैश में दिया जाना शक के घेरे में आता है। इससे साफ पता चलता है कि डीडीसीए के अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर इन फर्जीवाड़ों को अंजाम दिया है। रविवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अपील को दरकिनार करते हुए कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार नेशनल हिंदी अखबार के एक स्टिंग की सीडी जारी कर डीडीसीए पर गंभीर आरोपों के बाउंसर फेंके। इस सीडी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुई अनियमितताओं की पोल खोलने का दावा किया गया है। डीडीसीए में चल रहे कथित घोटाले की सच्चाई जानने के लिए विकीलीक्स फॉर इंडिया और सन स्टार अखबार की टीम तहकीकात पर निकली तो इस गोरख धंधे की सच्चाई एक एक कर सामने आने लगी। स्टिंग में दावा किया गया है कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए ने जो टेंडर बांटे उनमें न सिर्फ नियमों को ताक पर रखा गया बल्कि इसमें फर्जीवाड़े का एक बड़ा रैकेट भी काम कर रहा था।
जब हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम जेनेसिस नेट लैब प्राइवेट लिमिटेड के पते पर पहुंची तो उसे वहां एक मकान मिला, ना कि कोई कंपनी। जब हमारी टीम ने आसपास के लोगों से तफ्तीश की तो पता चला यहां जेनेसिस नेट लैब प्राइवेट लिमिटेड नाम की कभी कोई कंपनी थी ही नहीं। मसलन जो लैपटॉप 20,000 रुपए में बाजार में नया मिल जाता है, उसी लैपटॉप को 16,900 रुपए में एक दिन के किराए पर लिया गया। इसी तरह प्रिंटर के लिए 3,000 रुपए रोजाना का किराया दिया गया, जबकि नया प्रिंटर 4,000 से 5,000 रुपए के बीच आ जाता है। एक पूजा की थाली के लिए 5,000 रुपए किराया दिया गया। लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन, अगर किसी को पीएचडी चाहिए तो वो डीडीसीए जा सकता है। आरोप लगाया गया है कि डीडीसीए में फर्जीवाड़े की इससे भी बड़ी पिच तैयार की गई थी, जिसमें 14 कंपनियां बैटिंग कर रही थी। डीडीसीए ने इन 14 कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया था। आरोपों के मुताबिक इन 14 कंपनियों के पते फर्जी थे। आरोप यह भी है कि डीडीसीए ने कुछ कंपनियों को चेक या डिमांड ड्राफ्ट की बजाय कैश में भुगतान कर दिया, जो कि नियमों के खिलाफ है। सॉफ्टेक कंप्यूटर्स, सेल्स ऑफिस, शॉप नंबर 68, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। जब विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची तो दिए गए पते पर कंप्यूटर मार्केट था, लेकिन वहां सॉफ्टेक कंप्यूटर्स नाम की कोई दुकान नहीं थी। फर्जी कंपनियां थीं जिनका की एड्रेस हमको नहीं मिला है, जिनको करोड़ों रुपए दे दिए गए हैं। वह बैंक अकाउंट भी तो उसका फर्जी था। जनरली जब कभी भी ऐसे बिल्स किसी कंपनी में जाते हैं तो ऑडिटेड अकाउंट से पहले एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है। एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में देखा जाता है कौन से बिल सही है, कौन से गलत हैं, कौन से पास हो सकते हैं, कौन से पास नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये बिल पास हुए। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनुशासनहीनता मानते हुए पार्टी ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। लेकिन अब इस पूरे विवाद में कीर्ति के बहाने विरोधियों को नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले का हथियार भी मिल गया है। कैसे डीडीसीए विवाद को लेकर चली जा रही है शह और मात की चाल, और कैसे प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं जेटली का बचाव, इन सभी बातों की पड़ताल भी हम करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले देखिए इस विवाद पर कैसे छिड़ा है राजनीतिक संग्राम। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनका समर्थन होना चाहिए, ना कि उन पर किसी किस्म की प्रतिक्रिया या किसी किस्म का एक्शन होने से फिर रिएक्शन होता है। कई बार एक्शन रिएक्शन के चक्कर में मामला बूमरैंग करता है। क्रिकेट का स्कैम आया है, मोदी जी बिल्कुल चुप है। उनके एमपी ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, इंक्वायरी होनी चाहिए, मगर जो व्यक्ति पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो आज बिल्कुल चुप है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और लोगों का भरोसा टूट रहा है। उन्हें एक्शन लेना चाहिए, उन्हें इंक्वायरी करानी चाहिए। मैंने जो कहा था अरुण जेटली जी के बारे में कि वो भ्रष्टाचारी है, मुझसे थोड़ा गलती हो गई थी। दरअसल वो वीडियो देखने के बाद जिसमें वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है, उस वीडियो को देखने के बाद अब मैं कह रहा हूं वो महाभ्रष्टाचारी है। कथित कोटला स्टेडियम घोटाले पर मचे इस संग्राम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी किसी बाउंसर की तरह आया, जिसमें उन्होंने अरुण जेटली को लेकर अपना समर्थन दिखाया है। लेकिन मोदी के इस बाउंसर पर कैसे विरोधियों ने छक्का जमा दिया, ये भी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये कहानी अरुण जेटली की। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने छात्र राजनीति के जरिए सियासत की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। 1974 में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के बैनर के तले
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लड़ा और वो डूसू के अध्यक्ष भी चुने गए थे। छात्र संघ का ये चुनाव अरुण जेटली की राजनीति का पहला अहम पड़ाव था, क्योंकि जब 1975 में देश में आपातकाल का ऐलान हुआ था, तब उस जमाने की बीजेपी यानी जनसंघ के सभी नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया था, जिनमें अरुण जेटली भी शामिल थे। जेटली साहब जो हैं 19 महीने जेल में रहे इमरजेंसी में, और उसके बाद बड़ा स्वाभाविक था कि राजनीति में आते हैं। इनफैक्ट लोगों को इतना नहीं पता है कि 77 में जो इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन हुआ, तो जनसंघ, क्योंकि विद्यार्थी परिषद जनसंघ उस समय थी जो आज बीजेपी का अवतार है, तो उनको लोकसभा के लिए चुनाव के लिए टिकट ऑफर करी गई थी, परंतु वो 6-8 महीने कम थे 25 साल से, तो इस वजह से वो 75 में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए। अपने तेज तर्रार रुख और जोशीले भाषण के लिए पहचाने जाने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा में सदन के नेता हैं, लेकिन राजनेता के साथ साथ उनका नाम देश के मशहूर वकीलों में भी शुमार किया जाता है। जेटली को वकालत का पेशा विरासत में मिला है, क्योंकि उनके पिता महाराज किशन जेटली भी अपने जमाने के जाने माने वकील थे। डोगरा साहब वो जम्मू एंड कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, 2 या 3 दफा लोकसभा कांग्रेस के टिकट से लोकसभा के मेंबर भी रहे, परंतु ये कहना कि भी कांग्रेस पत्नी कांग्रेस में थी, बिल्कुल तालमेल है, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं है। और वो एक जब शादी हुई थी तब डोगरा जी जो है तब भी कांग्रेस में थे, सारी उम्र डोगरा जी कांग्रेस में रहे हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2 बच्चे हैं, दोनों वकील हो गए हैं, अभी एक लड़की की शादी करी, और टोटली डिवोटेड फादर, डिवोटेड हस्बैंड।